वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म कि हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली क्या चीज़ है। तो आज हम व्हाट इज़ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म इसका जो कंसेप्ट है इसको देखेंगे और इसके बाद हाउ स्ट्रक्चर चेंज। ठीक है, यानी ये तो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म है। तो आज के दौर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं, वो है कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर। तो हिस्टोरिकल से कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन कैसे होती है इसको हम इन शॉर्ट देखेंगे कि ये बेसिकली किस तरह से होती है। और बेसिक चीज़ जो हमारी है वो है व्हाट इज़ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे हम मार्क्सिज्म भी बोलते हैं चूँकि ये कार्ल मार्क्स की टीचिंग्स का एक हिस्सा है, तो इसे हम मार्क्सिज्म भी बोलते हैं। तो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? कंसर्न विद इकोनॉमिक एंड मटेरियल फोर्सेस। अगर आपने मेरी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो कि कार्ल मार्क्स का ही एक कंसेप्ट है, उस पर वीडियो देखी है, तो उसमें हमने ये बात की थी कि कार्ल मार्क्स के नज़दीक जो हिस्ट्री है वो बेसिकली क्लास स्ट्रगल है। यानी एक तरफ वो है जो इलीट क्लास है और दूसरी तरफ वो है जो सबऑर्डिनेट क्लास है। यानी हम इकोनॉमिक टर्म में चीज़ों को देखेंगे, कंसर्न विद इकोनॉमिक एंड मटेरियल फोर्सेस। और सबऑर्डिनेट क्लास और इलीट क्लास के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली हिस्ट्री है। यानी इकोनॉमिक टर्म में हमने हिस्ट्री को देखना है, ये हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में देखा। तो सिमिलरली हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म में कार्ल मार्क्स बोलता है कि सोसाइटीज़ नॉट जस्ट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स बट ऑफ इंडिविजुअल्स हु ऑक्यूपाई सर्टन इकोनॉमिकली डिटरमाइंड कैटेगरी। ठीक है, अब ये पॉइंट बड़ा अहम है कि कार्ल मार्क्स के नज़दीक जो माशरा होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स पर ही मुश्तमिल नहीं होता है, बल्कि वो इंडिविजुअल्स जो कि इकोनॉमिकली डिटरमाइंड कैटेगरी। ठीक है, ज़ाहिर बात है अगर हम आजकल के माशरे में भी देखें तो सारे इंसान बराबर नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पैसे कमाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा। यानी हर इंसान की एक सर्टेन कैटेगरी है और जिस तरह का वो काम करता है उसके मुताबिक उसको पेमेंट दी जाती है। तो इसी तरह हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म में भी कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो लोग हैं, ठीक है, सारे बराबर नहीं हैं बल्कि इकोनॉमिकली डिटरमाइंड कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में क्या चीज़ आती है, तो उससे पहले वो बोलता है कि दिस कैटेगरी इज़ इंपॉर्टेंट एंड द रिलेशन बिटवीन दैम। और यही चीज़ बेसिकली हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का हिस्सा आती है। अब इस कैटेगरी को हम देखते हैं और फिर हम ये बात क्लियर करते हैं कि एक कैटेगरी इसमें आती है फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी बेसिकली ये जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म हमारा पॉइंट है ये है कि जो हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है कार्ल मार्क्स के नज़दीक वो फ्यूडल सोसाइटी है। तो फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता है, हु ओन लैंड प्रिविलेज्ड पोजीशन, यानी एक जो इकोनॉमिक कैटेगरी है वो ये होगी और दूसरी तरफ जो दूसरी कैटेगरी है वो है पिजनेट और सर्फ हु वर्क सबऑर्डिनेट पोजीशन। तो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म जो कि बेसिकली फ्यूडल सोसाइटी है उसमें कार्ल मार्क्स बोलता है कि दो तरह की इकोनॉमिकली डिटरमाइंड कैटेगरी होती हैं। ठीक है, एक होता है जो प्रिविलेज्ड पोजीशन पर होते हैं जो कि लैंड ओन करते हैं। ठीक है, इन्हें ज़मीन, यानी ज़मीन बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है और ये ज़मींदारों की बात हो रही है, लैंड लॉर्ड्स की बात हो रही है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, चूँकि माजी में जो ज़मीन थी उसी से हर चीज़ प्रोड्यूस होती थी, तो जो शख्स ज़मीन को कंट्रोल करता था वो बेसिकली उसका जो सोशल स्टेटस होता है वो हाई होता। तो इसलिए माजी में हमें या अब भी जो माजी की बाकियात हैं उनमें लैंडलॉर्ड या ज़मींदार हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो चूँकि ये ज़मीन कंट्रोल करते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं, लिहाजा इनकी जो पोजीशन है वो प्रिविलेज्ड पोजीशन है। और पिजनट या सर्फ जो किसान है, जो कमी है, जो काम करते हैं, वो मातहत हैं सबऑर्डिनेट पोजीशन। अब कार्ल मार्क्स के नज़दीक ये कैटेगरी बड़ी अहम है और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बड़ा अहम है। जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला कंसेप्ट है उसके मुताबिक इन दोनों में जो कन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली हिस्ट्री है और हिस्ट्री इज़ अ क्लास स्ट्रगल। यानी एक क्लास वो है जो कि एलीट है, एक क्लास वो है जो सबऑर्डिनेट है। इनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली हिस्ट्री है। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त ये जो फ्यूडल सोसाइटी थी इसका ख़ात्मा हुआ और एक नया स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ। इसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि द पोजीशन ऑफ ईच इज़ इम्पोर्टेंट एंड हैड फंडामेंटल इम्पैक्ट ऑन व्हाट वन कैन डू एंड व्हाट वन कैन नॉट डू। तो यहाँ से एक बात निकलती है कि ये आप भी अब सोच सकते हैं कि जो ज़मीन को कंट्रोल करते हैं, प्रिविलेज्ड पोजीशन है, इनका जो सोशल स्टेटस है, ठीक है, इनकी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा होती है और जो मातहत हैं इनके पास है ही क्या, यानी इनकी कोई स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है, ये किसी दूसरे को असरअंदाज नहीं कर सकते, ये अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। लिहाजा कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि हर शख्स की जो पोजीशन होती है इकोनॉमिकली डिटरमाइंड जो होती है वो उसका जो फंडामेंटल इम्पैक्ट होता है कि कौन शख्स क्या कर सकता है, किसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन शख्स क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं अभी।
इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ टू पिजनेट आर लिमिटेड। ज़ाहिर सी बात है कि ना तो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं, ना इनके पास कोई ज़मीन है। इनको सिर्फ इतना दिया जाता है कि जिस पे ये सर्वाइव कर सकें, कि ये ज़िंदा रह सकें, कल को दोबारा काम पे आ सकें। इसके अलावा इनके पास कुछ होता ही नहीं है और ना ही ये कुछ करते हैं। तो इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास होती हैं, अपॉर्चुनिटी से मुराद क्या है कि ऊपर आने की अपॉर्चुनिटी, कि ये अपनी हालत को बेहतर करें, इकोनॉमिकली ये भी प्रोस्पेरिटी की तरफ आएँ। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास लिमिटेड बिल्कुल नहीं होती। दोज हु कंट्रोल लैंड नीड चीप लेबर फॉर सरप्लस वैल्यू टू फंड अदर नीड्स, जिनमें मिलिट्री की नीड्स भी आती हैं। अब यहाँ पर एक सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट आता है। सरप्लस वैल्यू क्या होती है कि जिस तरह एक चीज़ जिस पर जो कॉस्ट है वो 10 रुपये फ़र्ज़ करो आती है, आप उसे मार्केट में 15 का बेचते हैं, तो 10 माइनस 15 जो 5 रुपये है, ये बेसिकली सरप्लस वैल्यू है कार्ल मार्क्स के नज़दीक। और इसी को आजकल के दौर में हम मुनाफा बोलते हैं। तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि जो लोग ज़मीन कंट्रोल करते हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं, उनको सस्ती लेबर चाहिए होती है, ठीक है, यानी किसानों की सूरत में या जो काम करते हैं उनकी सूरत में सस्ती लेबर। और सस्ता लेबर के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उन पर जबरन उन पर जुल्म करना पड़ता है, सितम करना पड़ता है। इसके लिए उनको बंदे चाहिए होती हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ पर जिस तरह मिलिट्री का हवाला दिया गया है, तो इसके लिए पहले उन्हें क्या जनरेट करना पड़ता है, सरप्लस वैल्यू। यानी अब एक ज़मींदार ख़ुद तो नहीं जाके ज़मीन पर काश्तकारी कर रहा, वो ख़ुद तो नहीं बीज बो रहा, वो ख़ुद तो ट्रैक्टर नहीं चला रहा, या ख़ुद तो वो हल नहीं चला रहा, तो सारा काम तो किसानों ने करना है। तो बेसिकली वो किसानों की मज़दूरी खा रहा है। तो अब बेसिकली ये तो सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, क्योंकि वो मज़दूर होते हैं, वो काम करने वाले होते हैं, तो वो इस चीज़ को उस तरह से रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि ये जो ज़मीन कंट्रोल करते हैं, इनको सरप्लस वैल्यू चाहिए होती है, ये इस मुनाफा को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर बात है जितना सस्ती लेबर होगी उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। ज़ाहिर बात है जितनी कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा आप उसे महंगा बेच सकेंगे और उतना ज़्यादा आपको मुनाफा जनरेट होगा। अब इस मुनाफे को वो किस लिए यूज़ करते हैं, टू फंड अदर नीड्स, जिसमें मिलिट्री आती है। और ये मिलिट्री या ये जो बंदे उन्होंने रखे होते हैं, बॉडीगार्ड रखे होते हैं, या जो भी आप कह लें, ये इन टर्न दोबारा ये जो लेबर होती है इस पर जुल्म करने के लिए, इनसे जबरन काम करवाने के लिए, इनकी एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, इनका इस्तेसाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अ स्ट्रक्चर वाज बिल्ट बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन। अब ये वो बुनियादी कंसेप्ट आ गया कि जिस तरह हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म है, हिस्ट्री से मुराद तो फ्यूडलिज्म हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म से क्या मुराद कि फ्यूडलिज्म का स्ट्रक्चर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अ स्ट्रक्चर वाज बिल्ट, यानी एक स्ट्रक्चर बन गया जो कि इस्तेसाल पर मबनी था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, क्या सर्फ डाइट सर्फ, फ्यूडल डाइट सर्फ, कि किसान जो पैदा हुआ वो मरा भी किसान, उसके बच्चे जब पैदा हुए वो भी किसान, वो मरे वो भी किसान। यानी कि एक बंदा जिस सूरत में पैदा हुआ उसी सूरत में वो मरेगा। किसान अगर पैदा होता तो ऐसा नहीं है कि वो मेहनत मजदूरी करके अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बेहतर कर ले और ऊपर आ जाए, ऐसा नामुमकिन है। इसी तरह जो फ्यूडल था वो पैदा हुआ, उसके बच्चे पैदा हुए, इसी तरह जनरेशन चलती रही। तो जो फ्यूडल के घर पैदा हुआ वो फ्यूडल मरा, जो मजदूर किसान के घर पैदा हुआ वो किसान मरा। तो ये है बेसिकली वो स्ट्रक्चर जिसकी कार्ल मार्क्स बात करता है कि जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है, जो सर्फ है, जो फ्यूडल है, उसकी अपनी कोई ज़ाती चॉइस नहीं है। इंडिविजुअल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी एक ब्रॉड स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि जिसमें एक किसान अगर किसान पैदा हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो कहे कि वो अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से, अपनी हार्ड वर्किंग से वो गुर्बत से अमीरी की तरफ आ जाए या प्रोस्पेरिटी की तरफ आ जाए, बल्कि एक किसान पैदा हुआ वो मरेगा भी किसान, एक फ्यूडल पैदा हुआ वो मरेगा भी फ्यूडल। क्यों? क्योंकि जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है वही इस तरह का बना है कि जिसमें जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, जो ब्रॉड स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं, वो इंडिविजुअल्स को कंपेल करती हैं कि वो एक सर्टन वे में बिहेव करें। इसके बाद जो टुडे स्ट्रक्चर है उसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं, कि जिस तरह ये था हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो जो आज का स्ट्रक्चर है वो कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर है। हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म में जो क्लास कन्फ्लिक्ट था वो फ्यूडल के दरमियान और पिजनेट के दरमियान था। आज के दौर में कार्ल मार्क्स ने नाम दिया एक बुर्जुआजी क्लास है जो कि मिडिल क्लास है, और जो नई क्लास बेसिकली मर्ज हुई है। और जिस क्लास के साथ कन्फ्लिक्ट है वो है प्रोलेटेरिएट, जिसे हम वर्किंग क्लास भी बोलते हैं। तो कैपिटलिज्म के निज़ाम में बुर्जुआजी के दरमियान और प्रोलेटेरिएट के दरमियान कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, और इसी को हम बेसिकली कैपिटलिज्म बोलते हैं, जो कि एक्सप्लॉयटेशन पर, इस्तेसाल पर मबनी एक निज़ाम है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में कि हाउ स्ट्रक्चर चेंज, कि स्ट्रक्चर्स आर डिफ़िकल्ट टू रजिस्ट, मोर डिफ़िकल्ट टू चेंज, कि इन्हें रजिस्ट करना मुश्किल होता है, चेंज करना तो और मुश्किल। जिस तरह हमने यहाँ पर बात की कि एक किसान पैदा हुआ और किसान ही मरा। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा, यानी जनरेशन गुजर जाती हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज नहीं होता। तो इसी तरह इसलिए कहते हैं कि डिफ़िकल्ट टू रजिस्ट, मोर डिफ़िकल्ट टू चेंज, बट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर दमसेल्फ शेप द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चेंज।
अब इसमें पॉइंट क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो themselves वो खुद ब खुद प्रोड्यूस करते हैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चेंज। अब मिसाल के तौर पर कि फ्यूडलिज्म डिड नॉट एंड इंस्टेड ब्रॉडर चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलाउड मूवमेंट्स अगेंस्ट फ्यूडलिज्म, कि ऐसा नहीं था कि चार लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि आओ आज हम जाके जो फ्यूडलिज्म का निज़ाम है उसको ख़त्म कर दें, नहीं, बल्कि ख़ुद जो स्ट्रक्चर था फ्यूडलिज्म का स्ट्रक्चर था उसने अपने अंदर ऐसी तब्दीलियाँ पैदा की वक्त गुजरने के साथ साथ। उसने कुछ जो कंट्राडिक्शन होती है हर तरह के स्ट्रक्चर में, उनकी वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो themselves शेप द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चेंज। अब क्या हुआ कि अगर आपने मेरी फ्रेंच रेवोल्यूशन पे अलग से वीडियो देखी है तो उसमें हमने बात की थी कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, जो फ्यूडल सिस्टम था पूरे फ्रांस के अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1789 में ही रेवोल्यूशन क्यों आया, इससे पहले क्यों नहीं आया, 100 साल पहले क्यों नहीं आया, 200 साल पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि जो फ्यूडलिज्म का जो बादशाहत का निज़ाम था वो तो सदियों से चलता आ रहा था। तो जिस तरह एक तो पहली बात है कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज करना, तो फिर जब वक्त गुजरता गया फ्रांस के अंदर ऐसा ऐसा जो मिडिल क्लास थी वो इमर्ज होना शुरू होगी, उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बेहतर होना शुरू होगी, ठीक है, जो प्रिजनर थे या जो दूसरी वर्किंग क्लास थी। इसी तरह यूरोप में जब रेनेसांस का पीरियड आया तो उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो इमर्ज होना शुरू हो गए, जो स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे, इसके अलावा जो ट्रेड्समैन थे, तजारती लोग, ये इमर्ज होना शुरू हो गए। तो इसी तरह जब वर्किंग क्लास में से बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली बेटर हो गए, ठीक है, तो उन्होंने इस बात की पॉसिबिलिटी पैदा कर दी कि अब एक रेवोल्यूशन आएगा, अब एक चेंज आएगा। तो इसी तरह 1789 में जो फ्रेंच पॉपुलेशन थी जो कि बेसिकली 98% थी और सिर्फ 2% लोग, ठीक है, जिनमें चर्च वाले लोग भी आते थे और फ्यूडल भी आते थे, 2% 98% पर रूल कर रहे थे। तो 1789 में ये इन सारे लोगों ने एक रेवोल्यूशन बर्पा की और जो फ्यूडलिज्म का निज़ाम था फ्रांस के अंदर उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद रेवोल्यूशनरी सिचुएशन इमर्ज रेदर आर मेड, कैसा नहीं है कि आप बैठे हैं रात को, आप 4-5 बंदों के साथ बैठे और एक प्रोग्राम बनाएं कि कल हम एक रेवोल्यूशन लेके आते हैं और वो रेवोल्यूशन आ भी गई। नहीं, रेवोल्यूशनरी सिचुएशन इमर्ज रेदर आर मेड, कि इसको बनाया नहीं जाता बल्कि ख़ुद ब खुद जो रेवोल्यूशनरी सिचुएशन है वो इमर्ज होती है। लिहाजा अगर आप कोई रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, अगर आप किसी स्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर को, या पीछे जिस तरह फ्यूडलिज्म का स्ट्रक्चर था, तो ऐसा नहीं है कि आप बंदों को इकट्ठा करके लेके जाएं और कहें कि आज से ये ख़त्म, नहीं, बल्कि पहले आप वेट करें कि क्या इस तरह की सिचुएशन है, क्या किसी कंट्री के अंदर क्राइसिस पैदा हुए हैं, इसे पॉलिटिकल क्राइसिस कह लें, मिलिट्री के क्राइसिस कह लें, सोशल क्राइसिस कह लें। तो जब ये क्राइसिस पैदा होंगे, जब एक वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम या पावर का वैक्यूम पैदा होगा, तो उस वक्त जो सिचुएशन होती है रेवोल्यूशन की वो बेस्ट होती है और उस वक्त जो है हमें स्ट्रगल करनी चाहिए कि हम जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसको चेंज कर सकें। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं था कि हाउ स्ट्रक्चर चेंज, लेकिन यानी मैंने एक आपको कंसेप्ट दिया हल्का सा। तो बेसिक जो मेरा पॉइंट था वो था हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, जो कि कार्ल मार्क्स ने हमें कंसेप्ट दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में कुछ पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।